हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे हैं, वेलकम है आप सभी का ये मॉडल सेट 3। तो मैथ का हम लोग मॉडल सेट 2 पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में जाइए तो आपको मॉडल सेट 1 और 2 मिलेगा। हर मंडे को सुबह 7 बजे आपको मॉडल सेट मिलता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेली आपका एक मॉडल सेट आपको मिल रहा है, चाहे तो साइंस या सोशल या मैथ। उसके अलावा भी आपका हिंदी का है, इंग्लिश का है, उर्दू का। इंग्लिश का तो अभी नहीं दिया हूँ, लेकिन उर्दू हिंदी का दिया हूँ। तो कोशिश करूँगा उसको भी प्रोवाइड करने का। वक्त नहीं मिल पा रहा फिलहाल। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे टोटल 30 सवाल मैं आपको लाया हूँ और 30 सवाल में आपको 30 सवाल बना के दिखाना है। ठीक है, तो अगर 30 में 30 बनाते हैं तो बहुत बेहतर है, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि 30 में 30 आप जरूर बनाओगे। डेली अगर कर रहे हो तो जरूर बनाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट को, सभी बोर्ड के लिए मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मेरा सिर्फ हिंदी मीडियम में, डोंट वरी, तो आप उसी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या निकालना है? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखो क्या दे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, और आधार की त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर। और बेलन का क्षेत्रफल बोले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का 12 पाई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना, जानते हैं ना, 2 पाई आर एच। और ये 12 पाई, तो पाई तो पहले काट दो, है ना, और 2 छक 12, ये भी कट गया, है ना। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 बराबर 6 से यहाँ पे तो क्या बचा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक सवाल ही मैं तो उल्टा कर दिया। यहाँ पे ये जो ना, ये पाई स्क्वायर रहेगा, ये ठीक है, ये पाई स्क्वायर रहेगा, ये मतलब हाथा नहीं, ये रहेगा पाई स्क्वायर। ठीक है, तो पाई स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब पाई स्क्वायर जब यहाँ पे है तो ये ना मतलब एक बार कटेगा, है ना। इस पाई से 2 पाई तो 1 पाई तो बचेगा यहाँ पे कट के, है ना। चलो मैं इसको अच्छी तरीके से आपको और समझाता हूँ। मतलब सवाल जो मैं मिटा दिया था, ये देखो, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई का आर का वैल्यू दिया हुआ हमारा 6, एच का वैल्यू 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई, तो पाई फिर यहाँ पे पाई यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर है ये, 12 है 12। ठीक है, तब क्या निकालना है, देखो यहाँ पे पाई है, ये 2 पाई। ठीक है, तो देखो 2 छक 12, चलो एच निकालना, क्या करेंगे, एच निकालना, तो 12 पाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पाई 2 बार है, और ये सबको नीचे भेज दीजिए, 2 पाई और 6, तो एक पाई कट गया, 2 छक 12, 6 कट गया, कितना बचा, सिर्फ पाई बचा, है ना। इसलिए एच का वैल्यू कितना गया, सिर्फ पाई सेंटीमीटर आएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है कि संख्या रेखा लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो जो संख्या रेखा लाइन जो खींचते हैं तो उसमें जो बिंदु खींचा रहता है 1 2 3 -1 -2, ये वास्तविक संख्याएं जो प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 साथ, अच्छा एक ही साथ बोले तो, है ना, 3 सिक्कों को उछालने पर 3 हेड आने की क्या प्रक्रिया। ठीक है, 3 हेड आने की क्या प्रक्रिया, अगर 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाए तो 3 हेड आने की क्या प्रक्रिया है। तो जैसे 3 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या बन सकता है, या तो हेड आ सकता है ना। 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है तीनों पे हेड आ सकता है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है टेल भी तो आ सकता है ना। ऐसा तो हो सकता है 2 पर हेड टेल आ जाए और तीसरा पर हेड आ जाए, और ऐसा भी तो सकता है कि एक पे हेड आए दूसरा पे टेल आ जाए, है ना, पहला पे हेड आए दोनों पे पिछला पे टेल आ जाए। फिर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए फिर बाद में टेल आ जाए। फिर तो ऐसा भी तो हो सकता है एक पे टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए, है ना, ये आ सकता है। और संभावना घट सकती है जी, बिल्कुल, हेड आ जाए टेल आ जाए, हेड आ जाए टेल आ जाए, ऐसे तो हो सकता है। या तो फिर हेड और टेल हेड, ये कितना घटना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं घटे। टोटल जो NS जो होता है ये टोटल कितना है 8। तो बस 3, ये नहीं है, 3 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता हमको निकालना है 3 हेड आने की प्रायिकता है। तो क्या निकालना है, 3 हेड, यानी कि जो घटना घट रहा। तो देखिए 3 हेड कितना जगह आ रहा, तो 3 हेड सिर्फ तो एक ही जगह आ रहा, 3 हेड, है ना, सिर्फ यहीं पे 3 हेड आ रहा। बाकी तो देखो यहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, एक हेड 2 हेड, हमको बोला सिर्फ 3 हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो एक बार आ रहा 3 हेड, और कितना बार में, 8 बार में, 1/8। हमारा आंसर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी से ये सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल बोलता है कि ये सब सवाल तो इजी से आपके मुंह पे बैठा हो कि घटना ई की प्रायिकता
प्लस घटना ई नहीं घटने की प्रायिकता क्या है, यानी कि प्रायिकता ऐसे लिखते हैं ना, प्रायिकता और प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता, यानी घटना 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 नहीं घटने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, ए बिल्कुल राइट आंसर। जैसे क्या अगर मैं बोलूँ कि एक सिक्का को उछालता हूँ तो सिक्का में हेड या टेल आ सकता है, तो मैं बोलूँ सिक्का में हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो सिक्का में हेड आया 1/2, और टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो सिक्का में हेड आने की एक प्रायिकता है, तो नहीं आने की क्या प्रायिकता है, सिक्का में हेड आने की 1/2 प्रायिकता है, तो नहीं आने की क्या प्रायिकता है, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2 ही हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ बोला जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2, है ना। आंसर कट के क्या होगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अगला, तो इस तरह जो भी लीजिएगा आ जाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा अगर जा रही है तो उस वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी स्पर्श रेखा। और आपको पता होना चाहिए जो स्पर्श रेखा जाता है वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा होगा, सी, है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला सवाल है कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त है और इसके 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, लो प्रतिच्छेद करते, एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो वृत्त की 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली स्पर्श रेखा का नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं, और उसे कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर है, आंसर हमारा सी है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दे दिया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। ओहो, सवाल बड़ा मजेदार का है। तो सबसे पहले देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं ना, पाई r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्या दिया हो, मान लेते ये बड़ा वाला त्रिज्या होगा r और ये छोटा वाला त्रिज्या होगा। ठीक है, तो अंतर बोल रहा, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि पाई एक बड़ा वाला त्रिज्या, पाई r² और पाई r², ये नहीं होता ना, माइनस कर लेंगे तो पाई पाई कॉमन लीजिए, तो r² माइनस r², तो r बड़ा वाला कौन है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो पाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, घटा दीजिए कितना आएगा, आ जाएगा 14 में 6 गया 8, 6 14, अब 5 में 3 गया 2, 28 पाई, है ना। क्या आएगा 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा 28 पाई। आ गया हमारा आंसर भी। क्लियर है ना। तो ये खैर इजी सवाल है, कुछ है नहीं हार्ड इसमें, बस आपको बस मॉडल सेट के रूप में इसको एज ए बनाना है ताकि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत बेहतर रहे। एक आपका एग्जाम में ये सब सवाल रहेगा और क्या रहेगा, है ना। मैं इतना सवाल आपके लिए बना दिया हूँ ना कि मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सा सवाल मैं दूँ। लगता है कि आज ही तो मैं एक सवाल पढ़ाया हूँ। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चतुर्थांश का फॉर्मूला, चतुर्थांश होता क्या है, वृत्त का कटा हुआ चौथा भाग, 1/4 भाग वही चतुर्थांश होता है, यानी कि ये वाला, है ना। देखो वृत्त का ये है एक कटा हुआ भाग, है ना। तो जो भाग जो कटता है, आप वृत्त है, वृत्त को जब आधा करोगे तो आधा कैसे होगा, व्यास से ही आधा होगा, है ना। व्यास से ही, इधर से भी व्यास से काटेगा, इधर से व्यास काटेगा तभी ना आधा होगा, आधा आधे चारों भाग में कटेगा, 4 भाग में कटेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा देने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला ऐसे जानते हैं, थीटा बाई 360 पाई r²। तो जानते हैं थीटा तो 90 होगा ही होगा, है ना। थीटा तो चूंकि चतुर्थांश में थीटा 90 डिग्री हमेशा होता है, तो आप इसको इतना लंबा नहीं लिख सकते 1/4 लिख सकते, चूंकि 90 को काटेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 1/4 पाई r²। तो 1/4 पाई का वैल्यू तो पाई ही रहने दो, चूंकि आंसर पाई में दिया हुआ है, और r कितना दिया 7 × 7, तो 2 दूना 4, अच्छा 1/4 है ना जी। तो ये तो कटेगा भी नहीं, है ना, ये तो कटेगा नहीं। तो ऐसा काम करते हैं, पाई का वैल्यू तो रहने देते, कितना आ गया 2 से तो कटेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर देखो 1/4 पाई r², तो 7 तो कटेगा नहीं क्योंकि r हमारा दे दिया 7, तो 7 7 कितना, 7 7 49 पाई/4। तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है ना, ऑप्शन भी नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं, है ना। इसको जब हल करेंगे, देख रहे हैं ना, इसको हल करेंगे तो कटेगा ही नहीं, ये 4 से तो कटता नहीं है, ठीक है ना। 4 से तो 7 कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, 1/4 पाई r², और r दिया 7, तो 4 से तो कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो फिर इसका आंसर हमारे सामने क्या है, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्लियर है ना, ये कटेगा नहीं तो 7 7 49 पाई/4 हो जाएगा, आंसर हमारा डी। अगला सवाल है कि सभी त्रिभुज होते हैं, सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समरूप होता है, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु। समरूप के मतलब मैं बताता हूँ, एक जैसा दिखने वाला, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक जैसा त्रिभुज दिखना चाहिए। मतलब त्रिभुज में 3 कोना होता है ना, तो 3 कोना दिखना चाहिए। तो समरूप एक जैसा कैसे दिखेगा, एक जैसे दिखने का मतलब है कि त्रिभुज जो है समबाहु होना चाहिए। त्रिभुज जो है
क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज रहेगा तभी वो समरूप होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज रहना जरूरी है समरूप के लिए। क्लियर है, आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट सवाल है, देखिए इस सवाल को मैं शाम को पढ़ाया था रात में 9:30 बजे रिवीजन में, कि ये 2x² - 2x - 1 = 0, तो अल्फा बीटा हो, इसका मूल क्या है अल्फा बीटा, तो वह समीकरण निकालिए जिसका मूल α² और β² हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आया, तो चूंकि वहाँ पे लिखने का साधन नहीं था, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना। -b मतलब -2/, समझिए ध्यान से, कितना आ गया 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है -1, है ना, तो c आ गया -1। अब हमको बोला अगर उस एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल α² और β² के रूप में हो, b² के रूप में आना पड़ेगा, है ना, α² β²। यहाँ पे मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा करके आप इसको जब समीकरण बनाओगे तो ये नहीं बनाओगे कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे तो α² अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा मारा, स्क्वायर में तो नहीं आ रहा, लेकिन बोला कि एक ऐसा समीकरण बनाइए जो α² β² ऐसे रहे, ऐसे रहे, समझे, ऐसा बनाना जो कि स्क्वायर में आए, ठीक है। तो आप कैसे क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, α² हमको निकालना पड़ेगा और β² भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम इस सवाल को हल कर पाएंगे, है ना जी, बिल्कुल। तो आइए, तो पहले क्या करते हैं, अब ये इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसलिए α² प्लस β² पहले हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि इस समीकरण में तो आएगा नहीं, अल्फा प्लस बीटा आता है ना, तो α² β² भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला बोला था स्क्वायर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है जी, a² प्लस b² का फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, देखो 2 दिया, अभी निकाला था, 2 का स्क्वायर 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो -1, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, अच्छा जी 2, 4 2 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, है ना, अल्फा² अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, तो नहीं भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा चलो ऐसे निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, देखो -1 आया ना, तो -1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, इसलिए समीकरण क्या बनेगा, α² माइनस x² माइनस α² प्लस β² पल x, है ना, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कर दो एक बार घेर के, है ना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इस समीकरण ये फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे α² और β², यहाँ पे क्या लिख रहे थे, यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बन रहा था अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर के पद में निकालना है, तो अब निकाल लेंगे हम। x का क्या निकाला अभी मैंने 6 निकाला, तो -6x हो गया, प्लस इसका क्या निकाला था 1 निकला था, तो 1 आ गया। तो किस में मिल रहा ऑप्शन, x² माइनस 6x प्लस 1 इतना बराबर 0, है ना। तो आंसर क्या हो गया बी, समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल है त्रिकोणमिति का, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ शाम को रात को, है ना, कि इसका क्या आंसर होगा। तो सिंपल तरीका है, 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है जी। तो 1/sec के फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा करेंगे, और 1/cosec क्या होता है, साइन स्क्वायर। एकदम खानदानी फार्मूला है जो शुरू से चलते आ रहा है ना, बाबा दादा से चलते आ रहा फार्मूला, मतलब बहुत पुराना हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए आ गया। पुराने कहने मतलब कि आप लोग इसको पढ़ चुके बहुत बार, है ना। ये देखो फिर से ये सवाल आ गया, तो फिर आप मुझे बताता कि मुझे देना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे समझाना भी जरूरी था, वहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ, यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से। बहुलक भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है, ठीक है। तो बहुलक, इसमें बहुलक तो जानते हैं जो ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 15 15 15 15, 4 और 15 आ गया ना, 1 2, तो 15 बहुलक होगा। शुरू में बहुलक बोला तो आंसर भी शुरू में बहुलक होगा, बाद में माध्यिका बोला तो आंसर भी बाद में माध्यिका होगा। तो शुरू में तो 15 आना चाहिए, तो ये गया काम से बेटा, ये गया काम से, है ना, 15 15 बच गया। अब यहाँ देखना कि 15 माध्यिका क्या होगा, बहुलक तो पता चल गया 15, माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो अरेंज कर दीजिए, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, 13 है, इससे भी छोटा कोई है, और 13 13 के बार, 13 13 3 बार है, तो 13 13 लिख लेते हैं। फिर क्या है, 14 है, एक ही बार 14 है ना, फिर 15 4 बार हो जाएगा, 15 15 15 15, ठीक है। फिर क्या 16 है, कितना बार, 16 है 2 बार, और फिर एक बार 17 है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गया। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है। बहुलक जो निकालते, सॉरी माध्यिका जो निकालते हैं, तो इधर से हम पहले गिनते हैं, अगर ये विषम संख्या में आता है
अगर ये विषम संख्या में आता है तो हम इधर से 4 मतलब सेट किए और यहाँ से 1 2 3 4 है ना, 5 जोड़ा होगा ना, 10 11 आ रहा ना, तो 5 जोड़ा, 5 इधर से साइड हो जाएगा और 1 2 3 4 5 यहाँ से क्या होगा साइड हो जाएगा, हो गया 5 यहाँ से साइड। तो बीच में क्या बचा, बेचारा अकेला बच गया। ये ही अकेला होता है हमारा आंसर, है ना, ये अकेला क्या है, माध्यिका है जी। तो हमारा 15 आंसर हो गया ए और ए। ठीक है, हमारा क्या आंसर हो गया 15। अगला सवाल देखो, ये देखो मैं ये भी सवाल मैं आपको दिया था रात को कि ये दिया हुआ है और इसका लासा निकालने के लिए, लासा निकालना जानते 4/5 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 5/7 दिया। चलो जिसको याद है फटाफट कमेंट करो। तो कैसे निकालते हैं लास्ट, जब भी बटा में दे दे और एलसीएम आपसे निकालने के लिए बोले जाए तो समझ लीजिए ऊपर में जो दिख रहा है ना, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो पता है, तो अंश का एलसीएम, जब भी बट्टा का सवाल दे देगा तो अंश का लेंगे एलसीएम और हर का लेंगे एचसीएफ। ठीक है, यानी कि एलसीएम बटा एचसीएफ करना है। तो ऊपर का एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20 आएगा ऊपर का एलसीएम, 5 2 4 का। और इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो बेचारा 1 ही हो गया, यानी कि क्या आ गया 20 फिर आ गया आंसर नंबर बी। ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है जी। ठीक है, एलसीएम बटा एचसीएफ। अगला देखो सवाल, देखो ये दे दिया है और तथा x का बहुलक निकालना। लो फिर बहुलक आ गया, है ना। तो बहुलक जानते हैं ना, तथा x का बहुलक जानते हैं कि जो बार बार आता है। अब फिर देखो कितना बार, 6 एक बार आ रहा, 2 बार आ, 3 बार आया 6 और 3 1 2 3, 3 नहीं आया, 2 ही बार आया, 4 1 2 3, 3 बार 4 भी आया। तो 4 6 तो दिख रहा है, 4 और 6 है ना, यही तो बहुलक है, 4 और 6। क्लियर है। 2 4 लगातार विषम, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। लगातार, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 दिया। अब हमको पता नहीं कि पहली संख्या कौन सी, हमको तो पता नहीं है, क्योंकि प्रथम नहीं बोल रहा, सिर्फ लगातार। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या होगा हमारा क्या, x होगा। दूसरी संख्या क्या होगा, x से +2 का। क्यों, क्योंकि कोई संख्या मान लीजिए अपना मन से, अगर आप मानते हैं 3 विषम संख्या है तो इसके अगला विषम संख्या का, चूंकि लगातार बोल रहा ना, तो लगातार मतलब 3 के बाद वाला, तो इसका अगला कितना होगा, 5 होगा। कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अगर कोई और संख्या मान लो, मान लेते कि हम मानते 99, है ना, एक संख्या मान ली विषम संख्या 99, तो इसके आगे क्या होगा, 101 होगा, क्योंकि इसमें 2 जोड़िएगा तभी तो 101 होगा, बिना 2 जोड़े तो होगा नहीं। मतलब कि अगला विषम संख्या जाने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो पहली संख्या x माने तो दूसरा x +2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, x +4 हो जाएगा, है ना। चौथा क्या हो जाएगा, x +6 हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा 4 है ना, बोल रहा 4 लिख लिए। इनका संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालते हैं सबका जोड़, x +2 x +3 x +4, x +4 है ना, +x +6 है। बाई कितना पैसा है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य हमारा 6 दिया हुआ है, तो 6 चौक 24। और यहाँ देखो 1x 2x 3x और 4x हो गया। और ये कितना है, 6 4 10 10 2 12, है ना। तो 12 को इधर भेजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 12 बराबर 4x। तो कितना बचेगा जी, ये 12 घट के 12 बचेगा ना 4x से। तो इसको x का वैल्यू कैसे निकालेगा, 12/4 करिएगा ना, 12 गुना में 4 गुना में जाकर उधर क्या होगा, भाग होगा, 4 3 12, यानी कि x के बराबर 3। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब बोला सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है आपको, सबसे छोटी तो ये है। तो सबसे बड़ा क्या, x +6 है। तो x +6 x कितना है, 3 + 6 कितना हो गया, 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया फिर, है ना। सबसे छोटी संख्या बोला तो हमारा आंसर ये हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या बोले तो कितना हो गया, हमारा आंसर 9, और आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अगर सवाल बोलता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए, तो सबसे बड़ी संख्या 9 आया और सबसे छोटी संख्या कितना है 3, तो अंतर मतलब घटाओ, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 घटेगा 6 आ जाएगा। अगर बोलता है योगफल निकाल तो जोड़ दीजिएगा, 9 3 12। अगर बोलता है कि गुणनफल निकाले तो गुना कर दे, 9 3 27 नहीं होता। अगर बोलता है भागफल निकाले तो 9 भागा 3 करते 3। कितना, मतलब इसी सवाल को आपको घुमा घुमा के दे सकता है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन निकालना। अब देखो जब आयतन निकालने के बोला, किसका, बेलन का आयतन निकालने के बोला, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ये होता है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आपको है, ऊंचाई दिख रहा, आर दिख रहा है, आर है इसमें, आर तो नहीं ना, आयतन निकाल के हमको आर चाहिए ना, ऊंचाई तो दिख रहा लेकिन आर ही नहीं। तो ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ ना, ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वक्र पृष्ठ, सतह का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264, और सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है 264। पाई का वैल्यू बैठा लीजिए,
है ना। आर का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, आर को अच्छे। एच का वैल्यू कितना दिया 14, 264। देखिए यहाँ से कट जाएगा, 22 से कटिए, 22 एकम 22, 22 दूना 44, कट गया। अब यहाँ पे देखो 2 से भी कटेगा, 2 छक 12, कट गया। 7 दूना 14, यहाँ से कट गया। और यहाँ 2 तिया 6। समझ में आ रहा है भाई कैसे काट रहा हूँ? एक मिनट, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से और समझाता हूँ, है ना। बेहतर तरीके से कुछ समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काटने वाला मैटर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करता है। ओके, तो देखो इसको, ये हमारा है 264 है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं पता है, एच का वैल्यू 14 बराबर 264, ठीक है। तो इसको कैसे निकल क्रॉस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 22 गुना आर गुना 14/7 लिख सकते हैं, है ना। इसी का हमें लिख लीजिए ऐसे। चलो अब क्या करेंगे, 7 इधर जाकर गुना हो जाएगा, है ना। तो आर हमको निकालना है, तो 7 तो 264 में 7 क्या हो गया, गुना हो गया। और ये जो पूरा गुना में है, ये जो है ऊपर में कहाँ चल जाएगा, नीचे। क्रॉस गुना कीजिएगा तो नीचे आएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, है ना। 1 से गुना जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे लिखिए 2 गुना 22 गुना 14, आर तो मैं ही छोड़ दिया हूँ। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 7 दूना 14, है ना। 2 छक 12 और 2 तिया 6। एक आर का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या निकालना, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना, पाई आर स्क्वायर एच। तब पाई का वैल्यू 3 बाजू से, आर कितना आ गया 3 गुना 3, एच कितना है, एच हमारा दिया 14, 7 दूना 14, गुना कर दीजिए। 22 दिया 66 और 3 दूना 6, 6 छक 36 के 6 बाकी 3, 6 छक 36 37 39, 396 दिख रहा जी, बिल्कुल दिख रहा ना। आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, आपको पता है कि त्रिभुज का ए बी सी दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्षेत्रफल देना आपको, तो बहुत ईजी से बन जाएगा। फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। अब देखो इसको जब बैठे x1, ये हमारा क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 y3, ठीक है। तो x1 हमारा 0 है, तो x1 के जगह पे 0 आप रख दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ भी कितना बड़ा पहाड़ आ जाए, सब क्या हो जाएगा, 0 से गुना करते हैं क्या होता है, 0 हो जाता है। x2 हमारा क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पे रख दीजिएगा, तो कितना बड़ा पहाड़ आ जाए, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि बचा क्या हमारा, सिर्फ यही बचा, है ना, सिर्फ वही बचा। तो x3 कितना है, x3 तो देखो यहाँ पे 3 है, और y1 कितना है, y1 हमारा 1 है, और y2 कितना है, 5 है ना, 5 है जी, बिल्कुल 5 है। तो 1/2 और यहाँ पे 3 -4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 को इधर ऐसे निकालते हैं, 2 छक 12, कितना गया -6। तो आंसर हमारा हो गया 6, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, क्षेत्रफल प्लस में होता है, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में होगा, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। तो ABC यानी मतलब एक समकोण त्रिभुज है, और क्या ABC, जिसमें कोण 90 डिग्री है, ABC ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये खुद 90 डिग्री हो गई, तो बोलता cos A + B का वैल्यू निकालो। तो इस फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लो, जब C 90 डिग्री अकेले हो गया, जब आप जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये अकेले हो गया है 90 डिग्री, तो बेचारे ये दोनों मिलकर 90 बनेगा, अब चाहे जैसे भी बने, लेकिन 90 तो ये दोनों मिलकर बनाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों मिलकर कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, है ना। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगला सवाल, यदि पदों की संख्या निकालना है ना, समांतर श्रेणी का सवाल है, पदों की संख्या। तो 34 में पदों को मतलब n निकालना है, ठीक है। और ये 34 जो दिया और ये tn दिया हुआ है, तो tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। a कितना है, चलो लिख दो, tn बराबर a + n - 1 × d। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। तो a का वैल्यू कितना, -10 है जी, और n - 1 × d कितना है। तो d कैसे निकालते हैं, 6 में से -10 घटाएगा ना, -6 में से -10 घटाएंगे। लीजिए ध्यान से, -10 पहले से था और हमको घटाना भी था, तो माइनस +10 हो गया, कितना गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये 10 को इधर भेज दीजिए, तो 10 इधर क्या होगा, 44 हो जाएगा, जुड़ 10 माइनस इधर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो बन जाएगा 44। 4n - 4, ये 4 को भी इधर भेज दीजिए, तो 44 में 4 भी आके क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, बराबर 4n। और n का वैल्यू निकालना तो 48/4, 12 चौक 48। समझ में आ रहा है सवाल, आंसर हमारा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये देखो दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो पुट कर लीजिए, आराम से बना लीजिए, 2 + 4। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू जानते हैं ना, 1/2,
है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है जी, 2 + 4 1/2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 कटा तो 2 + 1 कितना गया, आंसर हमारा सी। एकदम फटाफट ऐसे ही बनाना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है एकदम। ये सवाल देखो, ये तो खैर जानते ही तो आंख बंद करके आप लोग आंसर दीजिएगा, लेकिन धोखा ना हो, ठीक है। तो सवाल कुछ शायद गड़बड़ नहीं दिख रहा, हाँ सवाल गड़बड़ दिख रहा है ना, यहाँ पे ना ये उल्टा हो गया एक्चुअली, ये जो 1 जो है ये इसके साथ आना चाहिए था और ये इसके साथ आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो ये इसके साथ है, ठीक है, और ये इसके साथ, अभी बीच में प्लस भी है, यानी कि tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। तो इसको हल कीजिए कितना आएगा, 1 आएगा, इसको हल कीजिए कितना आएगा, 1 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग में 2x - y - 3 = 0, 2x + 7y - 5 = 0। तो x से y का वैल्यू दिया है, तो फिर आपको k का वैल्यू निकालने पड़ रहा। तो बोला कि एकमात्र हल है, ऑलरेडी हल इसका है, और तो x वैल्यू का वैल्यू दिया है, तो हम k का वैल्यू इसी में पुट कर लेते हैं, इसी को वैल्यू निकालते हैं, 2k, x का वैल्यू कितना दिया 1, तो 1 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, +7, y का वैल्यू कितना दिया -1, यही पे पुट करेंगे, आसान से बन जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो -+- -7 - 5 = 0, 2 के बराबर कितना हो गया -12। अब 12 को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 2 × 6 = 12, के का वैल्यू कितना गया 6 आ गया, है ना, आंसर हमारा सी, बिल्कुल आंसर हमारा सी क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है cos थीटा बराबर x दे दिया है, तो tan का वैल्यू क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं जी tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर है, हमको x के पदों में लाना आंसर। तो देखो cos का वैल्यू दिया, sin का वैल्यू नहीं दिया, तो sin को हम cos में बदल सकते हैं, 1 - cos² थीटा होता है sin, और ये आपका क्या है cos थीटा, तो 1 - अब cos थीटा का वैल्यू कितना होता है x, तो x का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए मिल रहा 1 - x²/x, है ना, आंसर हमारा बी होगा। एकदम इजी सा सवाल है। चलो देखो, किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, बहुत हल्का सवाल है। आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना, बनाए भी है कि किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण यही है ना, तो किस भुजा के सामने है, इसी तो सामने है ना। कोई भी समकोण बनता है ना, तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वही समकोण बनता है। अगर कोई समकोण है तो उसके सामने वाला भुजा कर्ण बन जाएगा, मतलब ऐसे मान लें कि ऐसे है, और अगर बोल दे कि ये समकोण है तो इसके लिए कर्ण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण के सामने वाला कोण जो है क्या होता है, समकोण होता है, आंसर क्या होगा, बी होगा, कर्ण। अगला सवाल है कि यदि बहुपद दिया हुआ है x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का वैल्यू, तो मूलों का गुणनफल मतलब समझ रहे हैं ना, अल्फा इंटू बीटा, और फार्मूला का होता है c/a होता है, और मूलों का गुणनफल कितना दे दिया, 8 दे दिया, और यहाँ पे c कितना है, c की जगह पे तो a ही लिखा हुआ है जी, c की जगह पे a लिखा हुआ है, और a की जगह पे कुछ भी नहीं यहाँ पे है, तो a बराबर कितना गया, लो। ये तो हल्का सवाल मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा ऐसा सवाल, है ना। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, मैं आपके लिए सेट इस तरह से अच्छे तरीके से लाता रहूँगा। ये दे दिया है 2x + 3 का एक शून्यंक अगर है, का एक शून्यंक k है, तो k का वैल्यू क्या है, यानी कि 2x है ना, 2x + 3 का एक शून्यंक k है, k एक शून्यंक है तो k का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल है ना तो क्या करेंगे, 2x, ये 3 इधर जाकर माइनस बनेगा, और x बराबर क्या होगा, -3/2। ये हमारा k एक शून्यंक है, तो एक हमारा ये -3/2 आंसर मतलब क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। और अगला सवाल देखो कि द्विघात बहुपद क्या होंगे जिसके शून्यंक दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद निकालना है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेगा तभी तो द्विघात बहुपद निकालेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो 3 + 8 जोड़ दीजिए, 5, 8 हो गया, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, 3 × 5 5 दिया 15 हो गया। अब फॉर्मूला जानते हैं ना, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आपको फॉर्मूला बनाते बनाते सब याद हो जाएगा। x² - अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 8x प्लस ये 15। देखो जी है जी, मेहमान है कोई, बिल्कुल है जी, x² - 8x प्लस 15 जी, बिल्कुल मेहमान आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, और इसको मैंने अच्छी तरीके से खैर कर दिया है ना। देखो सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर +44, अरे सॉरी -1 + 4 है y बराबर, निरूपित क्या करते हैं, तो ये अगर संख्या रेखा बनाते हैं, अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा x है, ये हमारा y, माइनस इधर ही आएगा क्योंकि ये हमारा प्लस है, ये माइनस इधर जाएगा, तो ये हमारा कहीं पे -1 होगा, कहीं ना कहीं तो -1 होगा ना,
जी बिल्कुल। तो इसके लंबवत खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, है ना, और वाई की जगह पे +4, तो कहने के +4 तो होगा, और इसके लंबवत तो क्या होगा, ऐसे। तो एक दूसरे को जो काट रहा है ये दोनों रेखा क्या निरूपित करता है, एक दूसरे पर लंब है, क्या है, लंब है, समांतर नहीं है, ठीक है। अब बोला ना तो एक दूसरे नहीं है, ये नहीं होगा, एक दूसरे पे लंब है। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होता है। आपको पता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होता है, आप पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा, जब उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या होगा, संरेखीय होगा। क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कब होगा, जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष क्या होगा, संरेख। आपको पता है संरेख निकालने के लिए बोला था, त्रिभुज का 3 शीर्ष दे देता है और बोलता है कि इस त्रिभुज का के का किसी शीर्ष में x1 x2 y1 y2 y3 x3 y3 इस तरह से वैल्यू में कोई एक वैल्यू छोड़ देता है और बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए, x1 का वैल्यू निकालिए, x2 का। अब उसके बाद बोल रहा है कि ये त्रिभुज क्या है, संरेख है, मतलब कि हथियार आपको दे दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है। तो 0 बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा त्रिभुज का वही क्षेत्रफल फॉर्मूला है x1 1 2 3 वाला। चलो ये सवाल बड़े मजेदार का, इसको बताइए क्या आंसर होगा। देखो ये ओवर रूट इस तरह से बहुत आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो सिंपल, हालांकि शॉर्ट ट्रिक बहुत है, लेकिन सिंपल मैं आपको जिस तरह जो मेथड बनाने की वो बनाने जान लीजिए कैसे होता है। जैसे मान इसके पर x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इतना बड़ा x दिया हुआ है, ये मतलब डॉटेड को मतलब वो अनंत तक जा रहा, अनगिनत, मतलब हम गिन नहीं सकते कितना दूर जा रहा। तो हम पहले क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा, है ना। इसको वर्ग करेंगे, इसको अगर देखो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से ये वाला ओवर रूट क्या होगा, ये वाला कटेगा, सब नहीं कटेगा, सिर्फ ऊपर वाला कटेगा, तो बचेगा 56। और अंदर में फिर वही हाल, है ना, फिर वही हाल, जितना काट लो वो कटेगा नहीं, वैसे ही बढ़ते रहेगा अनंत, चूंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन मतलब अनंत तक दिया हुआ है। चलो x² + 56 और इतना बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब कितना दूर, एक समुद्र से कतरा निकाले तो कोई पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसमें से x निकल कुछ नहीं पता चलेगा, तो यानी कि x के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं, इसको इधर लाएंगे, 56 को इधर लाइए, जी बिल्कुल। अब क्या करेंगे देखो, तो x² - 7 8 56 होता है, 7 8 56, है ना। तो से 8x + 7x में से तोड़ सकते हैं, -56। और क्या करेंगे, कॉमन लीजिए, देखो ये दोनों कॉमन, x - 8 और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 7x - 8, तो x - 8 हो गया और x + 7 हो गया। तो x क्या होगा, इधर 8 निकल जाएगा बाहर, x बराबर -7 आ गया। तो 8 - 7, देखो आंसर है 8 - 7, कहीं पे 8 - 7, जी बिल्कुल आंसर हमारा है, आंसर है ना, सही आंसर। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए 30 सवाल रेडी कर दिया, 30 सवाल खत्म कर दिया, 30 मिनट लगा, है ना। तो आपको 30 सवाल बनाने में कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, बोलो नीचे कमेंट करो। और 30 में से कितना सही बना, सवाल तो था ही ठीक ठाक सवाल था, कुछ खास तो था नहीं, है ना। इस तरह से मैं धीरे धीरे आपको ये मेयार, ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी है इसका, मैं आपको धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। थोड़ा सा टफ भी लाऊंगा ताकि लगे थोड़ा माइंड में प्रेशर पड़े, ठीक है। वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर करना, ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।